डियर स्टूडेंट्स, आइए आज एमए फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर एमपीएससी 402 यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तुलनात्मक राजनीति का पेपर सॉल्व करते हैं। ये पेपर आज ही हुआ है यानी 7 जनवरी 2023 को। तो ये तुलनात्मक राजनीति से संबंधित आज क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करते हैं और आप इसे चेक कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बेटर प्रिपरेशन आप कर सकें। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कोई सा भी पेपर देने जा रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देख लें, क्योंकि उससे लगभग मोस्टली 40% क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो ताकि उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, आमंड और वर्बा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। यानी आमंड और वर्बा द्वारा जो राजनीतिक संस्कृति की कल्पना की गई थी उसमें किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति की वो सब बात नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति, या बी संकुचित राजनीतिक संस्कृति, सी प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति, डी सहभागी राजनीतिक संस्कृति। तो आमंड और वर्बा जिन्होंने फेमस पुस्तक लिखी सिविक कल्चर, उसी में इसकी बात करते हैं। तो उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल कल्चर की बात नहीं करते हैं, वो नैरो पार्टिसिपेंट एंड सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल कल्चर होगा। ये आमंड और वर्बा इसकी बात नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए सिडनी वर्बा, बी लुसियन पाई, सी गैब्रियल आमंड, डी हेराल्ड लासवेल। पॉलिटिकल कल्चर से संबंधित अध्ययन आपके सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले आमंड और सिडनी वर्बा थे। गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्बा ने इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया, व्यवस्थित अध्ययन किया, और इसका राजनीतिक संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके सिडनी वर्बा ने किया, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का एक अभिकरण नहीं है। यानी किन अभिकरणों द्वारा राजनीतिक समाजीकरण का अभिकरण नहीं होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ए शिक्षण संस्थाएं, बी राजनीतिक दल, सी परिवार, डी कोई नहीं। तो राजनीतिक समाजीकरण का अभिकरण आपका शिक्षण संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल हैं, परिवार है, यानी तीनों ही समाजीकरण के एक अभिकरण के रूप में है, यानी डी इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति के तथ्यों में से कौन एक गलत है। ऑप्शन ए राजनीतिक विश्वास, बी राजनीतिक समाजीकरण, सी भावनात्मक दृष्टिकोण, डी राजनीतिक मूल्य। तो राजनीतिक संस्कृति के तथ्यों में आपका राजनीतिक विश्वास सही है, राजनीतिक समाजीकरण भी ये भी शामिल है राजनीतिक संस्कृति में, और डी राजनीतिक मूल्य ये भी शामिल है, लेकिन भावनात्मक दृष्टिकोण आपका इसमें शामिल नहीं है, यानी आपका गलत तथ्य क्या है, सी ऑप्शन सी, चौथे का ऑप्शन सी भावनात्मक दृष्टिकोण सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमंड व पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मकवाद यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग था। यानी जो आमंड और पावेल द्वारा स्ट्रक्चरल फंक्शन का उपयोग किया गया वो किसके प्रयोग पर आधारित था। ए डहल का बहुतंत्र, बी स्टेन की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा, सी लुसियन पाई का आधुनिकीकरण का सिद्धांत, डी डब्ल्यू रोस्टोव का विकास के चरण का सिद्धांत। तो जो गैब्रियल आमंड और पावेल द्वारा स्ट्रक्चरल फंक्शन का यूज़ किया गया वो स्टेन के सिस्टम अप्रोच का एक प्रतिरूप था, यानी डेविड स्टेन के सिस्टम अप्रोच से ज़्यादा प्रभावित था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी स्टेन की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का आगत नहीं है? यानी गैब्रियल आमंड द्वारा जो पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जा रही है उसमें इन सब का कौन सा एक इनपुट के रूप में नहीं है, यानी आगत के रूप में नहीं है? हित समूहन यानी इंटरेस्ट एग्रीगेशन या इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन यानी हित अभिमुखीकरण, सी नियम अधिनिर्णय, डी राजनीतिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का आगत नहीं है? यानी गैब्रियल आमंड और पावेल द्वारा जो स्ट्रक्चरल फंक्शन की बात की गई उसमें से कौन इनपुट नहीं है? तो 3 इनपुट की बात करता है। तो उसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए हित समूहन, बी हित अभिमुखीकरण, सी नियम अधिनिर्णय, डी राजनीतिक संप्रेषण। वो अपने इंटरेस्ट में इंटरेस्ट एग्रीगेशन, बी और इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की बात करता है इनपुट के रूप में, लेकिन वो रूल एडजुडिकेशन की जो बात कर रहा है वो इसका आउटपुट है, यानी निर्गत होगा। यानी ऑप्शन सी जो है इसका इनपुट या आगत नहीं है, यानी ऑप्शन सी निर्गत अधिनिर्णय इसका आगत नहीं है। बाकी हित समूहन, हित अभिमुखीकरण या और राजनीतिक संप्रेषण उसके इनपुट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? यानी जो पुस्तक अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखा गया? ए गैब्रियल आमंड, बी डेविड ईस्टन, सी लूसियन पाई, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक आपके डेविड ईस्टन है, जो कि व्यवस्थावादी और व्यवहारवादी उपागम के जनक हैं। यानी बी डेविड ईस्टन ने अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता है? यानी जो आपकी परंपरागत दृष्टिकोण, तुलनात्मक राजनीतिक परंपरागत दृष्टिकोण है उसकी विशेषता पूछा आपसे। तथ्य तथा मूल्यों को अलग करता है, ये आपका आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता है। तथ्यात्मक विश्लेषण को त्यागता है, ये आपका उत्तर व्यवहार से संबंधित है। सी प्रमाणिक विश्लेषण को त्यागता है, डी ऐतिहासिक रूप से तथ्यों और मूल्यों को परस्पर संबंधित करता है। तो आपका जो तुलनात्मक राजनीति परंपरागत दृष्टिकोण है वो ऐतिहासिकता की बात करता है, मूल्यों से संबंधित बात करता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको जो संविधान ने 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदत्त किए हैं किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ऑप्शन ए यूके यानी यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन या ब्रिटिश या इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए, डी आयरलैंड। तो आपको मौलिक अधिकार जो संविधान में दिया गया है वो यूएस से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी ऑप्शन सी यूएस से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का व्यवस्थित प्रारंभ किस विद्वान से माना जाता है? यानी तुलनात्मक राजनीति का व्यवस्थित अध्ययन या उसका अध्ययन का प्रारंभ किस विद्वान या किस विचारक से माना जाता है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी डेविड ईस्टन, डी आमंड। तो तुलनात्मक राजनीति का जनक भी आपका अरस्तु है, इसी के अध्ययन से ही या अरस्तु ने ही तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन किया, या इसी के अध्ययन से तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ होता है, यानी बी अरस्तु सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजनीति विज्ञान की उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्न में से किसने योगदान दिया? ए आर्थर बेंटले, बी ग्राहम वेलेस, सी हेराल्ड लास्की, डी आर.टी. मैकेंजी। तो तुलनात्मक राजनीति की उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में आपका आर्थर ए बेंटले का विशेष योगदान है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किसने संरचनात्मक रूपरेखा दृष्टिकोण दिया? यानी निम्न में से किसने स्ट्रक्चरल फंक्शनों की रचना की या उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया या दृष्टिकोण अपनाया तुलनात्मक राजनीति में? तुलनात्मक दृष्टिकोण को
संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण को तुलनात्मक राजनीति में किसने प्रयोग किया? ए गैब्रियल आमंड, बी मैक्स वेबर, सी लुसियन पाई, डी डेविड स्टन। तो तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग करने वाले आपके गैब्रियल आमंड और पावेल साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण के अंतर्गत निवेश निर्गत विश्लेषण का संबंध है। यानी राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में उसके इंटरप्रिटेशन में इनपुट आउटपुट यानी निवेश निर्गत का विश्लेषण किससे संबंधित है या उसका सिद्धांत कौन प्रयोग किया? आमंड और पावेल, लुसियन पाई, रॉबर्ट डहल या डेविड स्टन। तो राजनीतिक व्यवस्था में निवेश निर्गत का विश्लेषण का संबंध आपके डेविड स्टन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से संस्थावादी दृष्टिकोण के अग्रणी थे। यानी कौन कौन से विचारकों ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन पर संस्थावादी दृष्टिकोण पर ज़्यादा फोकस दिया, ज़्यादा बल दिया? संस्थावादी दृष्टिकोण मतलब ऐसे विचारक, ऐसे सिद्धांतवादी जो व्यवस्था के संस्थाओं के अध्ययन पर जोर देते हैं। कौन कौन थे? जेम्स ब्राइस, एवी डाइसी, डेविड स्टन, कार्ल जे फेडरिक। तो आपका डेविड स्टन जो है वो व्यवस्थावादी दृष्टिकोण से संबंधित है। एक तो ऐसे ही गलत, यानी डेविड स्टन जिस ऑप्शन में आएंगे वो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी तीसरा ऑप्शन जिसमें रहेगा वो गलत होगा। तो तीसरा ऑप्शन बी सी डी तीनों में है, ए में तीसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो आपके जेम्स ब्राइस, एवी डाइसी और कार्ल जे फ्रेडरिक ये तीनों ही संस्थावादी दृष्टिकोण से संबंधित हैं और ये सभी को हम पायनियर ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के नाम से जानते हैं। यानी ये संस्थावादी दृष्टिकोण के अग्रणी विचारक हैं कार्ल जे फ्रेडरिक, एवी डाइसी और जेम्स ब्राइस। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है? यानी राजनीतिक व्यवस्था का सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन या प्राथमिक कार्य या सबसे इंपॉर्टेंट कार्य नहीं है। हित अभिव्यक्तिकरण या हित वृद्धि, सी संचयीकरण या राजनीतिक संचार। तो राजनीतिक व्यवस्था के जो प्राइमरी फंक्शंस हैं वो आपका इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन भी है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन भी है और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन भी है। इसी की बात आपका वो आमंड साहब करते हैं। वो इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट मतलब हित वृद्धि की बात नहीं करता, यानी राजनीतिक संस्थाओं का हित वृद्धि प्राथमिक कार्य नहीं है, यानी ऑप्शन बी हित वृद्धि सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम के अंतर्गत निम्नांकित में से किसकी उपेक्षा की गई है? यानी तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन करते समय निम्न में से किन बातों को स्वीकार नहीं किया गया या उसको नजरअंदाज किया गया? ऑप्शन ए सरकारों का अध्ययन, बी संस्थाओं की तुलना, सी आनुभविक अन्वेषण, डी संस्थाओं का अध्ययन। तो तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम के अंतर्गत आपका अनुभविक अन्वेषण की उपेक्षा की गई, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना के समय भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए? यानी जब संविधान बना, संविधान लागू हुआ, उस समय भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदत्त थे? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो जब आपका भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, तो लेकिन वर्तमान में अब 6 ही हैं, यानी इसका आंसर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की विशेष भूमिका होती है? ए राजनीतिक समाजीकरण, वर्ग संघर्ष का विस्तार, अभिजन वर्ग का विकास, कानूनों का पालन करवाने में। तो राजनीतिक दलों की विशेष भूमिका राजनीतिक समाजीकरण में देखने को मिलती है। राजनीतिक समाजीकरण का मतलब लोगों को, समाज में लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना, उनको बताना। ये राजनीतिक दलों का एक विशेष कार्य, विशेष भूमिका है। यानी ऑप्शन ए राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक दलों की एक विशेष भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित आंदोलनों का उनके नेतृत्वकर्ताओं से मिलान करें। नर्मदा बचाओ आंदोलन से आपकी मेधा पाटकर जुड़ी हैं, एक का दूसरा। चिपको आंदोलन आपके सुंदरलाल बहुगुणा, और इसमें
आत्मसम्मान जो है आपके रामास्वामी नायकर हैं। आत्मसम्मान से आपके रामास्वामी नायकर हो गए। सी का चौथा। और जन लोकपाल बिल लोकपाल आंदोलन से अन्ना हजारे संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, यानी पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा दूसरे का तीसरा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चौथे का पहला, सी का चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में हुए महाड़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ए रामास्वामी नायकर, बी भीमराव अंबेडकर, सी ज्योतिबा फुले, डी महात्मा गांधी। तो महाराष्ट्र में महाड़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता आपके भीमराव अंबेडकर थे, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता या महत्व है? यानी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से क्या उपयोगिता या उसका क्या महत्व है, यह आपसे पूछा जा रहा है। राजनीतिक व्यवहार को समझना, बात सही है। राजनीतिक को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना, राजनीतिक व्यवस्थाओं की समानताओं और भिन्नताओं को समझना, यानी ये तीनों सही हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। तुलनात्मक राजनीतिक उपयोगिता में तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट के लेखक कौन है? ए डेविड ईस्टन, बी जीन ब्लॉन्डेल, सी एडवर्ड फ्रीमैन और डी हेराल्ड लास्की। तो एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट के लेखक आपके जीन ब्लॉन्डेल हैं, यानी ऑप्शन बी जीन ब्लॉन्डेल आपके, इन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व कौन सा उपागम प्रचलित था? ए परंपरागत, बी उत्तर व्यवहारवादी, सी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, डी व्यवहारवादी। तो आपके उत्तर व्यवहारवादी, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक और व्यवहारवादी, ये तीनों ही आंदोलन आपके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रयोग में आए, और द्वितीय युद्ध से पहले आपका अध्ययन का उपागम परंपरागत अध्ययन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है? यानी रूल ऑफ लॉ से किसका घनिष्ठ संबंध है, विधि के शासन से किसका संबंध है? और रूल ऑफ लॉ जो आपके एवी डाइसी इस विचारधारा से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए लिखित संविधान से संबंधित है, या न्यायिक सर्वोच्चता से संबंधित है, या शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है, या डी सीमित सरकार से संबंधित है। तो विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध आपका सीमित सरकार से संबंधित है, क्योंकि कई लोग इसका कह सकते हैं लिखित संविधान, क्योंकि देखिए ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, परंतु फिर भी वहाँ रूल ऑफ लॉ है, न्यायिक सर्वोच्चता और शक्तियों के पृथक्करण नहीं, यानी रूल ऑफ लॉ जहाँ होगा वहाँ सरकार का कम से कम शासन होगा। नहीं, 24 का डी सीमित सरकार रूल ऑफ लॉ का घनिष्ठ संबंध है, या विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप सभी को पता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उल्लिखित है, जिस अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? भारतीय संविधान की आत्मा कहा। और इसी अनुच्छेद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपको 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संविधानवाद की विशेषता नहीं है? ए पार्टी आधारित अवधारणा, बी मूल्य आधारित अवधारणा, सी संस्कृति आधारित अवधारणा, डी गतिशील अवधारणा। तो पार्टी आधारित अवधारणा आपकी संविधानवाद से इसकी विशेषता नहीं है, बाकी तीनों मूल्य आधारित अवधारणा, संस्कृति आधारित अवधारणा और गतिशील अवधारणा आपकी संविधानवाद से संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन ए संविधानवाद की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है?
एक कठोर संविधान हड़बड़ी में किए गए फैसलों से सुरक्षा प्रदान करता है, ये ऑप्शन भी सही है। एक कठोर संविधान दलीय झड़पों का शिकार नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन सही है। एक कठोर संविधान केवल उच्च राजनीतिक चेतना के लोगों के लिए उपयुक्त है, ये ऑप्शन आपका गलत है, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। अधिक यानी ये कहता है कि लॉ इज बेटर देन रूल ऑफ अ मैन, इसकी बात कौन करता है, यह कथन किसका है? ए मॉन्टेस्क्यू, बी डायसी, सी बोंदा, डी अरस्तु। तो लॉ इज बेटर देन रूल ऑफ मैन इज कोटेड बाय अरिस्टोटल, यानी अरस्तु ने कहा कि एक व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि के शासन का अधिक अच्छा होता है, जिसको वो पॉलिटिक के नाम देता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? यानी जो फंडामेंटल राइट्स का प्रोसीडिंग्स है या प्रोसीजर है उसको कौन सस्पेंड कर सकता है, रोक कौन सकता है, निलंबित कौन कर सकता है? ए संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। क्योंकि संसद इस पे विराम लगा सकती है, इस पे बदल सकती है, लेकिन राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत इस पे इन अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार रखता है, इसलिए आपका अनुच्छेद सी राष्ट्रपति सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित तथा अलिखित संविधान में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। तो लिखित तथा अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए लास्की, बी रॉबर्ट डहल, सी गार्नर, डी लिंकन। तो क्योंकि ये क्वेश्चन अभी कंफ्यूजिंग में है, इसका आंसर मिला नहीं है, तो इसलिए इस आपको पेंडिंग में डाल दीजिए, लेकिन परंतु इसका जहाँ तक संभवतः लास्की हो सकता है, सही नहीं है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किस देश के न्यायिक प्रक्रिया का एक लक्षण है? ए यूके में, बी भारत में, सी फ्रांस में, डी यूएस में, यानी अमेरिका में। तो विधि की उचित प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और एक है ड्यू प्रोसेस स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी विधि की उचित प्रक्रिया आपकी यूएस के संविधान से संबंधित है, न्यायिक व्यवस्था से संबंधित है, यानी विधि की उचित प्रक्रिया आपकी अमेरिकी संविधान न्यायिक व्यवस्था में प्रचलित है, और भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रचलित है, जो कि ये आपका जापान में प्रचलित है। हमने वहाँ से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक समुच्चय में सभी संघीय राज्य हैं? यानी कौन कौन से इसमें एक ऐसा सेट है जिसमें सभी फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल स्टेट्स में है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। श्रीलंका में चूंकि संघीय शासन नहीं है, वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और वहाँ केवल यूनिटरी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कनाडा, या मलेशिया, कनाडा, फ्रांस, यूके, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया, या कनाडा, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान। क्योंकि श्रीलंका जहाँ जहाँ है वो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और कनाडा में संघीय राज्य हैं। सभी क्या है? संघीय राज्य, यानी यहाँ फेडरल सिस्टम है, फेडरल स्टेट है या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट है कि दोनों देशों में अवरोध तथा संतुलन प्रणाली है, या एक सर्वोच्च न्यायालय है, या राष्ट्रपति वास्तविक सर्वोच्च कार्यपालक है। तो चूंकि राष्ट्रपति अपने में वास्तविक सर्वोच्च कार्यपालक नहीं है, इस वजह से दोनों में भेद हो गया। एक सर्वोच्च न्यायालय है, दोनों में सही है। अवरोध तथा संतुलन, तो भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद इसलिए निकट है क्योंकि दोनों में चेक एंड बैलेंस का प्रावधान है, यानी ऑप्शन ए अवरोध तथा संतुलन प्रणाली संबंधित है। आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से संविधान के उद्देश्य कौन से हैं? यानी संविधान के क्या उद्देश्य हैं?
ए राज्य को मजबूती प्रदान करना, मूल्य और लक्ष्यों को एकजुट करना, शासन को वैधता प्रदान करना। तो संविधान का आपका मुख्य उद्देश्य राज्यों को मजबूती प्रदान करना है, मूल्य और लक्ष्यों को एकजुट करना है और शासन को वैधता भी प्रदान करना है। इसलिए इसके आंसर सभी होंगे 1, 2, 3, यानी ऑप्शन सी 1, 2, 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में कौन सा एक सही है? यह प्रक्रिया प्रत्येक समाज में नहीं होती, ऐसा नहीं, सभी समाजों में होती है। यह प्राचीन धारणा है, ये नवीन धारणा है। राजनीतिक समाजीकरण नवीन धारणा, प्राचीन नहीं है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो राजनीतिक समाजीकरण आपकी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासन में प्रशासनिक एकरूपता नहीं पाई जाती है? संघात्मक या एकात्मक या ए तथा बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में आपकी प्रशासनिक एकरूपता नहीं पाई जाती है। एकात्मक में चूंकि प्रशासनिक एकरूपता पाई जाती है, यहाँ राज्यों और संघीय शासन में राज्यों और संघ में प्रशासन अलग अलग हो सकता है, इसलिए संघीय शासन प्रणाली में प्रशासनिक एकरूपता नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए सही होगा। संघ की सफलता के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 कि संघ की सफलता के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ए भौगोलिक संलग्नता, बी हितों की समानता, सी समुचित संसाधन, डी उपरोक्त में सभी, यानी सभी। यानी संघ की सफलता के लिए जरूरी है कि भौगोलिक संलग्नता हो, हितों में समानता हो और समुचित संसाधन भी हो, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा संघ की सफलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंघ संघवाद से भिन्न है क्योंकि कन्फेडरेशन जो है कैसे फेडरलिज्म से अलग है? देखिए, इसके सदस्य संप्रभुता रखते हैं, इसमें एक सामान्य केंद्र है, इसके सदस्य परिसंघ से अलग नहीं हो सकते, यह एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्यों के बीच समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंघ संघवाद से भिन्न है क्योंकि, यानी परिसंघ कॉन्फेडरेशन और फेडरलिज्म में क्या अंतर है? देखिए, इसके सदस्य संप्रभुता रखते हैं, इसमें एक सामान्य केंद्र है, इसके सदस्य परिसंघ से अलग नहीं हो सकते, यह एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य के बीच समझौता है। तो इसका आंसर होगा इस एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य के बीच समझौता है, यानी जैसे ये अमेरिका के मामले में सही है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। संवैधानिक सरकार है, तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? संवैधानिक सरकार है क्या? ए सरकार जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो, या सरकार जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति हो, या संविधान युक्त सरकार हो, या सीमित सरकार हो। तो संवैधानिक सरकार वही है जो संविधान के अकॉर्डिंग चले, या संविधान युक्त सरकार है, यानी ऑप्शन सी संविधान युक्त सरकार सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार के लिए संविधानवाद एक पूर्व शर्त माना जाता है? यानी किस प्रकार की व्यवस्था ये गवर्नमेंट के लिए ये जरूरी है कि उसमें संविधानवाद आवश्यक है, उसके उस व्यवस्था की स्थापना से पूर्व संविधानवाद जरूरी है। किस व्यवस्था के लिए, किस प्रकार की सरकार के लिए जरूरी है? ए समाजवादी, बी लोकतांत्रिक, सी राजतंत्र, डी एकात्मक। तो लोकतांत्रिक सरकार के लिए संविधानवाद एक पूर्व शर्त के रूप में आवश्यक है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके आज के पेपर पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर, यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट या तुलनात्मक राजनीति एमपीएससी 402 का सॉल्यूशन। आप इससे चेक कर लें कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और कोई इसमें मिस्टेक या गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट ज़रूर करें। और फिर से मैं एक बार और कह रहा हूँ कि आप जब भी एग्जाम देने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके जाएं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।